जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाले ही खिलाड़ी लाए जाए। ये नहीं कि अधिकारी, अब एक अधिकारी है, अधिकारी को स्पोर्ट्स लाइफ का क्या पता है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गेम है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पैरालंपिक्स होता है, क्योंकि हमारे इवेंट भी ज़्यादा हैं, इसमें कैटेगरियाँ भी बहुत सारी हैं। कैटेगरियाँ ब्लाइंड कैटेगरियाँ 3 कैटेगरी होती हैं, T11, 12, 13, और ऐसे ही पैरा में कई बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं। कभी मुझे वैसे घर वालों ने मेरे कभी नहीं ये कहा कि आप मत खेलो, बस उनका ये था कि सुबह उठो 5 बजे, उठ के कुछ भी करो, ग्राउंड जाओ, कुछ भी करो। कि हमारा जो घर है पूरा, मेरे पापा पहलवान रहे, बहुत बढ़िया पहलवान थे। हमारा पूरा ही परिवार स्पोर्ट्स से है, और हमारे पूरा ही परिवार सूबेदार, JCO सब आर्मी में है। और वैसे भी जाट है, जाटों में तो कभी खेल कूद को कोई मना ही नहीं करता। हमारा तो वही है, कल्चर ही खेल कूद है। और मेरा क्या था कि जो मेरी कैटेगरी है उसमें ब्लेड रनर आते हैं, और जो ब्लेड रनर होते हैं वो अगर हमारे इंडिया के जो नॉर्मल एथलीट है ना, जो वो उनसे भी थोड़ा फास्ट होते हैं। हमारे यहाँ कोई कंपटीशन होता है एथलेटिक्स का तो जानते भी नहीं, पड़ोस में ही नहीं जाने कोई कि ये कौन खिलाड़ी है। संजीव बालियान जी, उन्होंने मुझे हर टाइम मदद की है मेरी, और कपिल देव अग्रवाल जी, उन्होंने भी हर टाइम पे अपने छोटे भाई की तरह मेरी मदद की है। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया घर पे आए, तो बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे घर पे आ रहे। और प्रोसेस सबका सेम है, प्रोसेस वही है, आप ट्रायल दो, आप ट्रायल में फर्स्ट आओ या सेकंड जो भी है, तब आपको गवर्नमेंट भेजेगी। क्या पता आपके पीछे किसने खिलाड़ी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप उसका हक मार रहे हो ना। तो ओलंपिक्स में जैसे हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो वे किस बेस पे जाते हैं, मेरिट बेस पे या ट्रायल, कैसे कैसे होते हैं? स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे भारत देश के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विजय कुमार भैया जी। इन्होंने देश में और विदेश में मुजफ्फरनगर का और हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है। इन्होंने 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये लॉन्ग जंप में। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे और एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करते हैं। तो स्वागत है भैया आपका। जय श्री राम। तो भैया सबसे पहले तो आप, जैसे आप छोटे शहर एक मुजफ्फरनगर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हो आप, और आपने जकार्ता में 2018 में एशियन कप में सिल्वर मेडल जीता है, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? नमस्कार सभी को, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानते भी हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा नाम विजय कुमार है, और मैं 2006 से और अभी भी खेल रहा हूँ, और लगातार मैंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो विजय भैया, आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपके जीवन का ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि मैं देश के लिए एक मेडल लाना चाहता हूँ, एक चैम्पियन बनना चाहता हूँ? जो मेरी पढ़ाई है वो यहीं पे ही एक CBSE बोर्ड स्कूल था, उसमें हुई थी। तो मैं 9th क्लास में गया था, तो वहाँ पर एक PTI टीचर थे। मुझे स्पोर्ट्स का कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी, तो PTI टीचर थे, वो मुझे खिलाने के लिए ले गए। तो वहाँ पे मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप में फ़र्स्ट आया, नॉर्मल बॉयज़ में। तो सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे सराहा, बहुत टीचरों के ने मुझे पैसे भी दिए खुशी में कि भाई इतना अच्छा हमारे कॉलेज का नाम रोशन हुआ। उसके बाद मैं कॉलेज की तरफ से चैम्पियन बना, लगातार 9th 10th 11th 12th तक मैं कॉलेज चैम्पियन ही बना। फिर यूनिवर्सिटी में भी हाई जंप में गया मैं। पर फिर उसके बाद पैरा गेम्स के बारे में मुझे कुछ इतनी नॉलेज नहीं मिल पाई कि एक पैरा गेम्स भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई किसी को बताता भी नहीं था, पता भी नहीं चलता था कि। और गेम होते थे बेंगलोर में। फिर एक बार एक भाई हैं हमारे, वो गिरिराज हैं हमारे भाई, हरियाणा के हैं, डिप्टी आज स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, डिप्टी स्पोर्ट्स हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसे ऐसे आप नेहरू स्टेडियम दिल्ली आ जाओ, एक ट्रायल दो, और नेशनल होते हैं, आप वहाँ आ जाओ। और उस टाइम पे मैंने गेम छोड़ रखा, 10 या 12 साल मुझे गेम छोड़े हो गया था। पर वो ये है कि इतना स्पोर्ट्स किया था पहले थी वो, तो मैंने थोड़ा फिजिकल विजिकल किया, मैं चला गया देने। तो वहाँ पे वो मेरे से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फिर मुझे नेशनल के लिए बुलाया। पहले नेशनल में गया था, तो मेरे पहले नेशनल में 4 मेडल थे, जिसमें 3 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था। हाँ, तो बस तब से फिर मोटिवेशन मिला। फिर भगवान ने ऐसी सुनी कि मैं फिर एकदम से मेरा वर्ल्ड गेम्स भारत में होने थे, बहुत बड़े गेम्स करा रहे थे बेंगलोर में, उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर 2010 एशियन में हो गया। बस उसके बाद से फिर लगातार इंडिया कैंप में रहा, 2019 तक 18 तक मैं लगातार इंडिया कैंप में रहा हूँ, जो एक बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए भी और
मेरे परिवार के लिए, मेरे मुजफ्फरनगर के लिए भी। तो जैसा आप एक पैरा एथलीट हैं, इसमें काफ़ी कई सारी कैटेगरी होती हैं पैरा एथलीट्स की, तो आप थोड़ा कैटेगरी अगर हमारी ऑडियंस को बता सकें। जो जो पैरा एथलीट है ना, ये देखो, जो पैरा गेम्स होते हैं ये बनाई गई थी कि जैसे जो हमारे सोल्जर्स थे, जो जी वर्ल्ड वार हुआ था ना, जी जी तो जो हमारे सोल्जर्स थे वो उनके वे डिसेबल्ड हो गए थे जी जी वार में, बहुत ज़्यादा हो गए थे। किसी के मतलब ये है कि दोनों पैर कट गए थे, किसी के गोली लग गई थी, या मतलब बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड हो गए थे। तो ये बाहर देशों ने सब ने मिल के ये किया था कि इनको जो है दोबारा से, इनके जनजीवन को दोबारा से अच्छा बनाने के लिए हम ऐसा गेम, मतलब गेम की शुरुआत करें कि ये समाज से जुड़ें और ये गेम करें। तो गेम करने के लिए जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे ये दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हों, या अपने मतलब दोबारा से ये इस काबिल बने। तो तब ये पैरा गेम्स की शुरुआत हुई थी। तो तब से अब ये आपको बताऊं, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गेम है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पैरालंपिक्स होता है, क्योंकि हमारे इवेंट भी ज़्यादा हैं, इसमें कैटेगरियाँ भी बहुत सारी हैं। जी जी कैटेगरियाँ ब्लाइंड कैटेगरियाँ 3 कैटेगरी होती हैं, T11, 12, 13, और ऐसे ही पैरा में कई बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, और जो डिसेबिलिटी के आधार पे दी जाती है कि अगर किसी की डिसेबिलिटी लोअर लिम्ब है या अपर है, तो उस हिसाब से, या किसी को न्यूरो की दिक्कत है, जी जैसे पोलियो है जी जी। या सेरेब्रल पाल्सी, तो उस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जब आपने बचपन में डिसाइड किया कि आपको एक इंडिया के लिए मेडल लाना है, आपको एक एथलीट बनना है, तो आपके आसपास के और आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट मिली उनसे? देखो, मैं क्या था, बचपन में पढ़ाई में बहुत होशियार था, जी बहुत, मतलब अपने परिवार में भी मैं जो भी हमारे चाचा जी थे, एक वो प्रोफेसर थे। जी तो पहले होता था कि कई सारे बच्चों को पकड़ लिया, उनसे क्वेश्चन वोश्चन पूछते रहे। पहले यही था, जी मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह इतना नहीं था। तो मैं सब क्वेश्चनों का सही जवाब देता। तो होप थी घर वालों को कि भाई ये पढ़ाई में अच्छा निकलेगा। बट मैं गेम में भी बहुत अच्छा था, गेम में मतलब क्रिकेट हो गया या भाग दौड़ होगी, हर चीज़ में अच्छा था। तो कभी मुझे, वैसे घर वालों ने मेरे कभी नहीं ये कहा कि आप मत खेलो, बस उनका ये था कि सुबह उठो जी 5 बजे, उठ के कुछ भी करो, ग्राउंड जाओ, कुछ भी करो। कि हमारा जो घर है पूरा, मेरे पापा पहलवान रहे, अच्छा जी बहुत बढ़िया पहलवान थे। हमारा पूरा ही परिवार स्पोर्ट्स से है, और हमारे पूरा ही परिवार सूबेदार, JCO सब आर्मी में है। तो वही हमारा जो है खेल कूद पे ही आधारित है सब। और वैसे भी जाट है, जाटों में तो कभी खेल कूद को कोई मना ही नहीं करता। हमारा तो वही है, कल्चर ही खेल कूद है, पढ़ो खेलो कूदो भी। जैसे हमारे देश में क्रिकेट पे करोड़ों खर्च किए जाते हैं हर साल, इसे बढ़ावा देने के लिए, नई नई टूर्नामेंट करवाने के लिए, मगर बाकी जो और खेल हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, देखो, क्रिकेट प्राइवेट बोर्ड हो गया, उसमें प्राइवेट संस्था जुड़ी हुई है। जी उसकी तरफ बहुत लोगों का रुझान है, IPL भी है, पर हमारे यहाँ भी अब एथलेटिक्स को भी कंपनियों ने मतलब स्पॉन्सरशिप देनी शुरू कर दी है। जी अब ये लास्ट 3-4 ईयर से ही। बट क्या है कि बाहर अगर आप जाओगे, आप USA चले जाओ, चाइना चले जाओ, यूरोप चले जाओ, आपको इतना एथलेटिक्स के प्रति ना लोगों का इतना रुझान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सीटें आपको पूरी फुल मिलेगी, कोई कंपटीशन होगा तो पूरी सीटें फुल मिलेगी आपको। हमारे यहाँ कोई कंपटीशन होता है एथलेटिक्स का तो जानते भी नहीं, पड़ोस में ही नहीं जानेंगे कोई कि ये कौन खिलाड़ी है। और बाहर अगर कोई उनका कोई एथलेटिक्स का कोई खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है, तो उसे छोटे से बड़ा सब बच्चे जानते होंगे। थोड़ा वैसे सरकार और अब सब ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे ना। चेंज आ रहा है कुछ चेंज है, बहुत चेंज है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज है। अब हमें देखो, चेंज भी है तो अब थोड़े थोड़े रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा पैरा स्पोर्ट्स में 26 मेडल थे ओलंपिक में इस बार, बहुत बड़ी बात है। नीरज चोपड़ा भी लगातार जी मेडल ला रहे हैं। जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में जब आपने सिल्वर मेडल जीता, तो फीलिंग कैसी थी, मतलब महसूस कैसा हो रहा था जब आपने पहली बार मेडल जीता था? फीलिंग बहुत अच्छी थी, लाइफ का पहला सबसे बड़ा मेडल था। और मेरा क्या था कि जो मेरी कैटेगरी है उसमें ब्लेड रनर आते हैं, और जो ब्लेड रनर होते हैं वो, अगर हमारे इंडिया के जो नॉर्मल एथलीट है ना, जो जी वो उनसे भी थोड़ा फास्ट होते हैं। विनर क्या होता है वो? ब्लेड रनर होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट में पैर कट गया तो वे आर्टिफिशियल पैर लगाते हैं, अच्छा उसके अच्छा। अंदर जंप बहुत होता जी है। जी तो वो बहुत फास्ट होते हैं। तो मेरी कैटेगरी में मेडल आना बहुत बड़ी बात है।
जो हमारी कैटेगरी है उसमें इंडिया में मेडल बहुत ही रेयर है, एक दो बच्चों का ही मेडल है, ज़्यादा मेडल नहीं है। ये जो थ्रो में आते हैं, रनिंग में आते हैं, पर जो हमारी ये T42 44 कैटेगरी है इसमें बहुत ही कम मेडल है खिलाड़ियों के, एशियन गेम्स में और इनमें रनिंग में। तो जंप रनिंग तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और सभी खिलाड़ियों को देखता था, इनके मेडल आते थे तो परिवार के लिए भी खुशी की बात थी। तो जब मैं यहाँ आया, एयरपोर्ट पे भी आया, तब भी मीडिया, वहाँ पे भी मीडिया बहुत, और खुद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया घर पे आए। तो बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे घर पे आ रहे, दिल्ली वाले मकान पे आए। वहाँ पर उन्होंने फंक्शन किया, पूरी दिल्ली के अंदर बैनर लगाए मेरे। तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, देश के लिए। जैसे आप अभी हमें बता रहे थे मेडल के बाद क्या होता है, मेडल जीतने के बाद, तो जो पॉलिटिशियन है या कोई बिजनेसमैन है या शहर के जो नामचीन लोग हैं, वे मेडल के बाद, मेडल जीतने के बाद तो सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आ जाते हैं, मगर उससे पहले जब ट्रेनिंग के टाइम पे जब आपका सेक्रीफाइस करते हैं आप, उस टाइम सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। मुझे मेरे शहर से बहुत सपोर्ट मिली है। जो हमारे सांसद हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने मुझे हर टाइम मदद की है मेरी, और कपिल देव अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी हर टाइम पे अपने छोटे भाई की तरह मेरी मदद की है। अभी मैं जैसे इंजरी में था तो इंजरी में भी घर पे भी आए और पता लिया मेरा, और जब मैं मेडल जीत के आया तब भी मेरे मेरे स्वागत में आए थे और घर तक लेके आए, स्वागत रैली में भी आए। तो मेरे लिए तो हर समय वे खड़े रहते हैं, बहुत ही सहयोग वाले हैं। और जो कंपनीज़ हैं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं, शिरडी साई फाउंडेशन है, श्री औसम खेत्रपाल जी, तो वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया हुआ है और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं मेरी। जहाँ भी मैं किसी भी दुविधा में हूँ या कुछ उनसे परामर्श लेना हो तो मैं बेझिझक उनसे बोलता हूँ, तो वे हर समय मेरी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आपके माध्यम से श्री ओसम खेत्रपाल जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक कैनिस्टॉल कंपनी है जो मतलब घी वगैरह, शिलाजीत वगैरह और ये जितना भी सप्लीमेंट्स है स्पोर्ट्स का, वो प्रोवाइड कराती है। और बस यही है सब। मुझे तो कभी किसी ने, जितने भी मेरे दोस्त हैं उसका भी बहुत सहयोग मिला, पर सब मेरे जैसे नहीं होते। मैं कहूँ, मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतने लोगों का सहयोग मिला। तो जैसे अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा था काफ़ी टाइम पहले, रेसलर सब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ट्रायल वगैरह के बारे में, ट्रायल दे ना दे, तो वो क्या था, अगर आप थोड़ा मैं बता सकें? तो वो मैंने भी पढ़ा था बहुत। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी हमारे देश के बड़े खिलाड़ी हैं और ओलंपियन हैं, मेडलिस्ट हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो अपने गेम से रिलेटेड बता सकता हूँ, और प्रोसेस सबका सेम है। प्रोसेस वही है, आप ट्रायल दो, आप ट्रायल में फर्स्ट आओ या सेकंड जो भी है, तब आपको गवर्नमेंट भेजेगी। हमारा क्या है, आपको बताऊँ, जो ओलंपियन भी है ना, जो ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनको भी कंपटीशन से पहले ट्रायल देना पड़ेगा। अब मैं रैंकिंग में भी फर्स्ट था, हर चीज़ में था, मेरा भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ट्रायल था, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंडिया में पहली बार हुई। अगर मैं ट्रायल ना दूँ और मैं सीधा ही चला जाता तो मेरे लिए तो अच्छा होता। बट क्या है, मैं वहाँ पे अपना इंजरी, मेरा एंकल डिसलोकेट हो गया अभी बेंगलोर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और चोट लग गई, मैं नहीं खेल पाया। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है, आप ट्रायल दो, आप दूसरे को बीट करो और तब जाओ। क्या पता आपके पीछे किसने, खिलाड़ी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप उसका हक मार रहे हो ना। तो ट्रायल के आप सपोर्ट में हाँ, कि ट्रायल ट्रायल? होना चाहिए। मैं ट्रायल के सपोर्ट में हूँ। या फिर ट्रायल ना हो तो नेशनल में आप नेशनल खेल लो, नेशनल से भी जाते हैं खिलाड़ी, भाई नेशनल में आप फर्स्ट सेकंड के उसमें आओ। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, तो ओलंपिक्स में जैसे हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो वे किस बेस पे जाते हैं, मेरिट बेस पे या ट्रायल, कैसे कैसे होते हैं? का ट्रायल नहीं, हाँ होता है। देखो, जो ओलंपिक्स होते हैं, हमारा गेम में पैरालंपिक्स में अलग है, हमारा ट्रायल होगा। पर जो नॉर्मल ओलंपिक होता है उसमें क्या है, ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, ओपन होते हैं और बाहर कम्पिटिशन। तो अगर आपने क्वालिफाई मार्क, जैसे आप 100 मीटर है और 100 मीटर में 9 या 10 सेकंड का, 10:20 का था हमारे यहाँ, 10.20 का लड़कों का था। अगर किसी लड़के ने वो 10:20 के अंदर 100 मीटर पूरी कर ली तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गया, वो जाएगा ही जाएगा, उसका कोई ट्रायल नहीं है। ऐसे ही रैंकिंग होती है,
ऐसे ही रेसलिंग में रैंकिंग होती है, जी। अगर कोई रैंक में है खिलाड़ी तो वो जाएगा ही जाएगा। ओलंपिक का थोड़ा अलग होता है, पर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और थोड़ा है, उनके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। काफ़ी अब पिछले दिनों में ओलंपिक में भी इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस बार एशियन गेम्स जो हुए थे, पैरालंपिक्स में भी और पैरा एशियन में भी इंडिया के मेडल पहले से बढ़ रहे हैं। तो इस पे ये क्यों बढ़ रहे हैं, मतलब कैसे, क्या चेंज आ रहा है कि अब लोग अवेयर ज़्यादा हो रहे चेंज अवेयरनेस तो है, पर जो खिलाड़ी है ना, खिलाड़ियों को फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, स्पॉन्सर आ गए हैं, हैं? जी। और स्पॉन्सर आएंगे तो फैसिलिटी मिलेगी, मन को सुकून रहेगा कि भाई ये टाइम पे हर चीज़ मिलेगी, जी। डाइट टाइम पे मिलेगी, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर आपको ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, तो परफॉर्मेंस तो आएगी। और सरकार भी इतना सपोर्ट कर रही है, हमारे मोदी जी का तो विज़न ही है फेयर प्ले। तो मोदी जी का विज़न है, हर खिलाड़ी से मेडल आने के बाद बात करते हैं, तो खिलाड़ियों में प्रोत्साहन, हौसला है बहुत ज़्यादा। तो आप फ्यूचर आने वाले टाइम में आप इंडिया का फ्यूचर एथलेटिक्स में कैसे देखते हैं कि ये अब जैसे मेडल्स अब बढ़ते जा रहे हैं, हर साल हमें पिछले साल से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जैसे बड़ी अमेरिका है, चाइना है, इनसे इंडिया कब तक कम्पीट कर पाएगा? वो अभी तो टाइम लगेगा, बट ये है कि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी स्टेडियम भी बनने शुरू हो गए हैं, सिंथेटिक वगैरह बिछने शुरू हो गए हैं, और स्पॉन्सर भी बहुत आ रहे हैं, कंपनियां बहुत आ रही है, और अब सरकार भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सरकार ने अभी फेडरेशन, जितनी फेडरेशंस हैं, सब में भूतपूर्व खिलाड़ी को जोड़ने का जो काम किया है कि हर फेडरेशन के अंदर 2 खिलाड़ी ज़रूर होंगे भूतपूर्व। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। और बस ये है कि जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाले ही खिलाड़ी लाए जाए, ये नहीं कि अधिकारी। अब एक अधिकारी है, अधिकारी को स्पोर्ट्स लाइफ का क्या पता कि उसे क्या डाइट चाहिए, क्या वो तो न्यूट्रिशन जो कह देगा वो। पर जो स्पोर्ट्स में, जिसने अपने स्पोर्ट्स में 40 साल दिए या 30 साल दिए, जो बाहर गया, जो बाहर विदेशों तक इतने सारे कंपटीशन खेले, उसको हर देश के बारे में, हर देश के ग्राउंड के बारे में, क्या क्या फैसिलिटी हैं, वहाँ की डाइट क्या है, उसे सब नॉलेज है। उसने इतना अपने लाइफ में, तो ऐसे लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लाया जाएगा तो जाहिर है कि, और ला भी रहे हैं अब सब, जो भी स्पोर्ट्स में मेडल ला रहे हैं उनको बढ़िया बड़ी बड़े पोस्ट दी जा रही है। तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए, फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में थे हमारे साथ विजय कुमार भैया। इनके साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन रही हमारी। इन्होंने हमारे अपना एक्सपीरियंस बताया, क्या स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम्स है, सब बताया, फैसिलिटीज़ के बारे में बताया कि कैसे और इम्प्रूव करा जा सकता है जिससे भारत खेल जगत में और अच्छा कर सके। तो धन्यवाद भैया आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए।